सबसे पहला टॉकिंग पॉइंट जो हमारा होने वाला है, उसके लिए हमें जो स्क्वाड आई है एक बार जल्दी से उसको मेंशन कर देते हैं, कॉम्पोजिशन का एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारे कप्तान होने वाले हैं रोहित शर्मा, उप कप्तान होने वाले हैं शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, जायसवाल, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह। बेसिकली इसमें मैं जितना कैलकुलेट कर रहा था, 5 बैटर्स हैं, 2 विकेट कीपर्स हैं। या विकेट कीपर्स हमारे केएल और ऋषभ पंत होने वाले, हाँ 3 ओपनर्स हैं उसमें से, और 2 मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं। रादर कोहली भी टॉप ऑर्डर में नहीं आते कायदे से, तो श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे होंगे। 4 ऑलराउंडर है और 4 बॉलर्स हैं। अब 4 बॉलर्स में से भी एक स्पिनर है आपके पास, हाँ तो पूरी स्क्वाड में सिर्फ 3 ही पेसर हैं। और जो ऑलराउंडर्स की बात करें उसमें एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, बाकी 3 वंस अगेन स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं, जडेजा, अक्षर, वॉशिंगटन सुंदर। या तो अगर हम लोग इस स्क्वाड कॉम्पोजिशन को डिस्कस करें, बहुत पता है आपको दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होगी। हम आगे जाके बनाएंगे। अभी क्या प्लेइंग 11 के पीछे की स्ट्रैटेजी होने वाली है, वो कहाँ से बोरो करी गई है, सब कुछ बहुत क्लियर होने वाला है अभी। और क्या हम लोगों ने कंडीशंस हो गई, हमारे सारे मैचेस दुबई में होने वाले हैं, क्या हमने सही तरीके से रीड करा है या गलत करा है, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टिंग ओपिनियंस हैं इंटरनेट पर। वी विल ट्राई टू कवर बोथ द सिचुएशंस एंड बोथ द एस्पेक्ट्स, बट लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। क्या ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा आपको, बट इस सेगमेंट का नाम है कि क्या ये इंडिया की वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप जा रही है किसी ऐसे टूर्नामेंट में इन रिसेंट ईयर्स? आई थिंक ऑफ लेट देखा जाए तो जेन्युइन चांस है। आप सिर्फ नाम के बेसिस पे मत जाइए, बट अवेलेबिलिटी के बेसिस पे जाइए, किस फॉर्म से हो के वो वापस आ रहे हैं, किस कंडीशन में वो इस टाइम पे हैं। जसप्रीत बुमराह का अपडेट अजीत अगरकर ने दिया था कि वो अगले 5 महीने तक उनको रेस्ट देने का, रेस्ट के लिए बोला गया, 5 हफ्ते के लिए रेस्ट के लिए बोला गया। रेस्ट में मतलब वो बॉलिंग भी नहीं डाल सकते, बिल्कुल ही कुछ क्रिकेटिंग एक्शन नहीं हो सकता उनका। शामी सबको पता अभी इंजरी से आ रहे हैं, अभी T20 सीरीज में वो खेलेंगे तो हमें दिखेगा किस फॉर्म में वो आएंगे। कुलदीप यादव अभी इंजर्ड हैं, उनको टीम में ले लिया गया, बट उनके भी जो स्कैन्स है, प्रॉपर इंजरी रिपोर्ट, वो सब आनी बची है अभी भी। तो वो इंग्लैंड वाली सीरीज में नहीं खेलेंगे? लिया तो गया है, मोस्ट लाइकली खेलेंगे भी, बट मतलब बेसिक पॉइंट इज कि इतने टाइम बाद वो इंजरी से वापस आ रहे हैं। अभी मेन पॉइंट ही वही है कि ये पता लाइक फर्स्टली क्या ये स्क्वाड जो पिक करी है इंडिया ने, ये सही स्क्वाड पिक करी है, गलत स्क्वाड पिक करी है? आई थिंक सही करी है। इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स हो सकते थे? मेरे हिसाब से एक और हो सकता था, विच वॉज आप सिराज को ले सकते थे, क्योंकि हटाते किसको? मतलब आई डोंट नो कि अर्शदीप सिंह को बैक करने के पीछे क्या इनका माइंडसेट है और किस लेवल का है, क्योंकि ही हैज नॉट मेड हिज ODI डेब्यू राइट नाउ। एंड अगर ये लोग 3 पेसर लेके जा रहे हैं आउट एंड आउट, तो मतलब 2 खेलने वाले हैं स्क्वाड के अंदर। करेक्ट। अगर बुमराह फिट हो जाते हैं, देन अर्शदीप सिंह इज द बैकअप, तो फिर इट ऑल सीम्स वेरी नाइस। बट अगर जसप्रीत बुमराह स्टार्ट नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, तो आपको अर्शदीप सिंह को स्टार्ट कराना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा शॉकिंग हो जाता है। नहीं, मैं इसके पीछे की रीजनिंग रोहित शर्मा ने भी दिया है, उसको हम लोग जरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक डाउन करना चाहेंगे। बट एट मैक्स मेरे ख्याल से कोई बंदा कंप्लेंट कर सकता था उसे एक ही चेंज की, टैक्टिकली स्पीकिंग कर सकता है कि अब एक फास्ट बॉलर को और ले लेते हैं। अभी इसके आगे आने वाले सेगमेंट्स में बातें करेंगे, बट टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट राइट अवे, आई थिंक इंडिया ने जो करना चाहिए था वो सब करा है यहाँ पर, सब कुछ मोस्टली 99% आप कह सकते हो। यार कई बार ना द बोरिंग चॉइस इज द करेक्ट चॉइस, द मोस्ट सेंसिबल चॉइस। हमेशा आपको कुछ बहुत ज्यादा एक्स फैक्टर ढूंढने के लिए आउटलैंडिश करना नहीं होता। कभी कभी जो बहुत चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रही होती है ना, वही सही ऑप्शन भी होता है। बट क्या इस बार इस पूरी लाइनअप में हम लोग ये नहीं देख रहे कि इन लोगों ने आउटलैंडिश चॉइसेस चूज करी हैं? क्या? अर्शदीप सिंह मेकिंग हिज डेब्यू, जायसवाल मेकिंग हिज डेब्यू। नॉट रियली। अभी इसको चलो एक बाय वन करके जरा इनको डाइसेक्ट करना शुरू करते हैं। पहले बॉलिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि 1-2 चीजों पे आप जरूर सवाल उठा सकते हो, बट वो एक टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। क्या जो बेसिकली द कॉम्पोजिशन पे सवाल आएगा टैक्टिकली स्पीकिंग। बट क्या आपने जो नाम चूज करे 99% ऑफ द नेम्स, क्या ये नहीं होने चाहिए थे? मेरे ख्याल से तो जो टीम वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंची थी, उसके बाद आपने सिर्फ 3 ODI खेले। इट वुड बी फूलिश टू अज्यूम कि आप बाकी फॉर्मेट्स के बेसिस पे 5-6 प्लेयर लेके आ जाओ एक स्क्वाड में जिसमें सिर्फ 15 लोग होते हैं।
हाँ 2-3 एक्सेप्शंस आप क्रिएट कर सकते हो, तो उसके नाम पर ही जायसवाल और अर्शदीप जैसे लोगों को लाया गया है। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब जैसे करुण नायर का नाम आएगा अभी बहुत, उनको भी डिस्कस करेंगे क्या उनके साथ सही हुआ गलत हुआ। संजू सैमसन का नाम आएगा, उनको भी डिस्कस करना है। बहुत सारी ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज है, बट क्या इनमें कॉन्ट्रोवर्सी होनी भी चाहिए, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू क्रिटिसाइज ऑन एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट विद द बॉलर्स। यहाँ पर जो बुमराह की बात हुई है, 5 हफ्ते तक वो नहीं खेलेंगे, उसके बाद भी मतलब फिंगर्स क्रॉस्ड है। अजीत अगारकर या रोहित शर्मा ने ये तो नहीं कहा था कि वो आ ही जाएंगे उसके बाद। उनको क्वाइट फ्रैंकली बताऊं तो उन्हें खुद भी नहीं पता अभी, साफ साफ दिख रहा था। हाँ। मोहम्मद शमी आ तो रहे हैं वापस, बट कितने इफेक्टिव होंगे ये किसी को भी नहीं पता है। हाँ। तो अज्यूम करना कि मोहम्मद शमी आकर एग्जैक्टली वही परफॉर्मेंस देंगे जो कि वर्ल्ड कप में दिया था, ये कितना अनफेयर है हम फैंस के को एक्सपेक्ट करना उनसे कि वो बेचारे इतने टाइम बाद इंजरी से आ रहे हैं और सीधा उसी लेवल पे दोबारा रिप्लिकेट करके दिखाएंगे। तो वो नहीं भी करते तो हमें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। पॉइंट क्या है कि क्योंकि आपने सिराज नहीं लिया है, सिर्फ अर्शदीप एक और पेसर है स्क्वाड में, इट डायरेक्टली हिंट्स एट द फैक्ट कि प्लेइंग इलेवन में 2 ही पेसर होंगे। ठीक है, तीनों तो नहीं खिलाएंगे, बहुत ऑब्वियस है। तीसरे पेसर हार्दिक पांड्या होने वाले हैं। तो अगर आप 2 पेसर खिला रहे हो तो वो 2 पेसर होंगे मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। हाँ। तो आपके 2 फ्रंटलाइन पेसर्स दोनों इंजरी से आ रहे हैं। आपका एक फ्रंटलाइन स्पिनर कुलदीप यादव वो भी इंजरी से आ रहा है। बाकी दोनों ऑलराउंडर्स होंगे। जो फ्रंटलाइन बॉलर्स होने वाले हैं 11 में से नंबर 8 तक बैटिंग होगी मोस्ट लाइकली, 3 ही बॉलर होंगे और वो तीनों इंजरी से आ रहे हैं। तो ऑन पेपर तो ये नाम वही है जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचाया था इतना अच्छा खेलकर। ऑन रादर सिमिलर कंडीशंस, सब कॉन्टिनेंट से थोड़ा सा मिरर तो करती हैं एज अपोज टू द सेना कंट्रीज, बट क्या ये 3 अपने सही फ्रेम ऑफ माइंड एंड बॉडी में आ रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में? वो बहुत बड़ा सवाल है। आई थिंक इन तीनों को देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह चाहे कैसी भी कंडीशन में आते हैं, आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन उठेगा उन पे। नहीं उठेगा नहीं है, बट देखो एफिकेसी पे तो बात होती है ना। अब जैसे अभी देखो बुमराह का पीक चल रहा है इस वक्त, वो T20 वर्ल्ड कप, वो BGT अभी जो है। पर अगर तुम थोड़ा सा उससे पहले भी रिवाइंड करके देखो तो जैसे वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें 2023 में, तो स्टार बॉलर शमी थे, बुमराह नहीं थे ऑन पेपर। हाँ उसमें अब अगर आप डीप जाओगे तो आपको दिखेगा कि बुमराह लेकिन जो है प्रेशर क्रिएट करके देते थे, इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, एक एंड पकड़ के रखते थे तो दूसरे एंड से रिलीज मिलता था। वो इम्पैक्ट ऑन द टीम की तो कोई बात कर ही नहीं रहा है, लेकिन जो स्टार बॉलर थे वो एक्चुअली में शमी थे उस टाइम पे। मतलब आई थिंक बुमराह को हम लोग कितना भी देख लें, यस BGT में उन्होंने 31-32 विकेट ले लिए थे। बेसिकली बुमराह इज येट टू हैव अ स्टैंड आउट टूर्नामेंट इन द ODI फॉर्मेट। यार मतलब हाउ करेक्ट इज दिस? इट इज करेक्ट। इसके हिसाब से फिर हमारे जो स्टार बॉलर थे T20 वर्ल्ड कप में वो भी अर्शदीप थे, हाँ, विद मोस्ट विकेट्स। बट सबको पता है कि एक्चुअल में इवन द बॉलर्स रिकॉग्नाइज द फैक्ट कि बुमराह की वजह से ही अल्टीमेटली ये सब हो रहा है। तो हैविंग बुमराह एंड प्लस इन BGT ही शोड कि अगर कोई बंदा उसे सपोर्ट नहीं करेगा तो वो विकेट निकाल सकते हैं। नहीं, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हूँ बुमराह पे। मुझे तो अभी भी मैं 100% श्योर कि वो 90% फिटनेस पे खेलेंगे तो भी परहैप्स हमारे बेस्ट बॉलर ही निकल के आएंगे। मैं बस ये एक फैक्ट मेंशन कर रहा हूँ कि अभी वो इंजरी से आ रहे हैं और जो उनका भी पीक आया रिसेंटली वो T20s एंड टेस्ट्स में आया है। अब इसमें भी उनकी गलती नहीं है, अगर इंडिया ODIs खेल रही थी तो वहां पर भी दिख जाता उनका पीक, बट अभी तक वो देखने को नहीं मिला है। मैं कह रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ। 1 साल से उन्होंने ODIs खेले नहीं है। 3 जो श्रीलंका में ODIs हुए थे उसमें बुमराह नहीं थे। तो वो सीधा आई थिंक 2023 वर्ल्ड कप के बाद डायरेक्ट नेक्स्ट ICC इवेंट में आएंगे। वो नवंबर में था, दिसंबर जनवरी, मतलब आप 1.5 महीने बाद, 14 महीने बाद आप ऑलमोस्ट 1.5 साल तो नहीं, 14 महीने बाद आप ODI फॉर्मेट खेलने जा रहे हो, उसमें भी आप फुल फिटनेस में नहीं आ रहे हो। इट इज मतलब मैं बेसिकली बुमराह के डिफेंस में ये चीज़ कह रहा हूँ कि ऑडियंस को वही ना कि सर पे नहीं चढ़ा के रखो अभी कि आती 50 विकेट ले लेंगे या कुछ कर लेंगे। बहुत ही टेपर करके हमें एक्सपेक्टेशंस चलना चाहिए। इतना आसान नहीं होता किसी के लिए भी भाई कि वो बेचारा आकर पीठ टूटी हुई है वहां से आकर वो ODI फॉर्मेट में जो है अपनी एक वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दे देगा। मतलब ये तो नहीं करना चाहिए कि वो उसी एफिशिएंसी पे बॉलिंग करेंगे, बट मतलब अगर वो खेलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी का, आई थिंक इट इज फेयर टू एक्सपेक्ट दैट ही विल बी आवर बेस्ट बॉलर रिगार्डलेस। मतलब ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। आई वुडंट बी सरप्राइज अगर शमी ज्यादा विकेट ले जाए तो। मतलब ही कैन टेक मोर विकेट्स, आई थिंक इम्पैक्ट वाइज। अच्छा ओके फेयर। अब मेन इशू क्या है, मैंने नाम किसका लिया? शमी का। वो खुद इंजरी से आ रहे हैं। बस प्रॉब्लम यही लग रही है मुझे। ये बॉलिंग लाइनअप ऑन पेपर
कैन नॉट गो रॉन्ग, क्योंकि यही सेम बॉलर्स वर्ल्ड कप में भी थे। तो एज सेलेक्टर्स आप इससे ज्यादा कुछ गलत कर नहीं सकते। ये एग्जैक्टली वही है जो आपको करना चाहिए था। यू हैव डन योर जॉब। द पॉइंट इज ऑन पेपर एंड ऑन ग्राउंड फर्क आ जाता है। एंड ऑन ग्राउंड में आपका जो पास रिकॉर्ड चल रहा है कुछ महीनों का, आपकी बॉडी कितनी फिट फील कर रही है, इंजरी है कि नहीं है, मेंटल स्पेस कैसी है, बहुत चीज़ें फैक्टर्स मैटर करती हैं। तो उस चक्कर में आई थिंक इंडिया की बॉलिंग लाइनअप इज एक्चुअली नॉट इन अ गुड स्पेस राइट नाउ। बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो अगर मैं आपको, वॉशिंगटन सुंदर ने अपने आप को ओडीआई फॉर्मेट में इतना कुछ खास प्रूफ नहीं करा है। जडेजा हैज बीन ऑन एंड ऑफ। वर्ल्ड कप में मुझे लगता था अंडररेटेड थे बहुत ज्यादा, बट उसके बाद से उनका जो पिछला 1 साल गया है लिमिटेड ओवर्स में, वो बहुत ज्यादा मतलब होता ना कि रोलर कोस्टर की तरह है। जैसे T20 वर्ल्ड कप में भी ही डिड नॉट हैव मच इम्पैक्ट। अक्षर पटेल इज येट टू हैव एन इम्पैक्टफुल ओडीआई करियर भाई। आई अंडरस्टैंड कि, एंड बहुत बड़ा भी केस बनेगा शायद हम प्लेइंग इलेवन बनाएंगे कि शायद वो जडेजा के ऊपर स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या दोनों साथ में स्टार्ट करेंगे। बट द पॉइंट इज कि अक्षर पटेल का भी बहुत ज्यादा जो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो या तो टेस्ट मैचेस में था जो कि रिसेंटली टूट चुका है, या फिर T20s में। मतलब आई थिंक द प्रॉब्लम वाज 2023 में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करा था ओडीआईज में भी, बट सैडली ही मिस्ड आउट ऑन द वर्ल्ड कप। करेक्ट। और फिर वर्ल्ड कप के बाद ओडीआईज हुए ही नहीं, तो फिर आपको चांस मिला ही नहीं ओडीआई में कमबैक करने का। तो मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये T20 फॉर्मेट होता तो हम अलग बातें कर रहे होते हैं यहाँ पे। अगर ये टेस्ट में कुछ होता तो हम अलग बातें कर रहे होते हैं। पर अभी ओडीआईज हैं जो हमने खेले नहीं, और उसमें हमारी पूरी बॉलिंग लाइनअप जो है वो या तो फॉर्म में नहीं है या तो इंजरी से आ रही है। तो दिस इज मतलब ये मुझे लगता है बॉलिंग में जो जो गलत हो सकता था ऑन फील्ड वो सब गलत है इस वक्त। बट सिलेक्टर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते। सिलेक्टर्स ने जो जो करना था बॉलिंग में वो करा है। क्या आप बुमराह को सिलेक्ट नहीं करोगे, क्या आप शमी को सिलेक्ट नहीं करोगे? हमेशा करेंगे। पॉइंट आता है तीसरे पेसर के ऊपर। सिराज को नहीं लिया गया। सिराज को क्यों नहीं लिया गया? रोहित शर्मा ने जो उसकी रीजनिंग दिया है, काइंड ऑफ अंडरस्टैंड। ओके, रोहित शर्मा ने बड़ी सरप्राइज की इतना ब्लंटली ये चीज बोली भी गई है कि सिराज बेसिकली नई बॉल के बाद इफेक्टिव नहीं होते, ओडीआईज में नहीं है इफेक्टिव। जो बहुत ज्यादा उनके डिफेंस में भी जो चीजें आई हैं, एंड आई काइंड ऑफ पता है मेरा सोल्यूशन क्या था इसका, मैं आपको बताता हूँ। बट अगर मान लो हमें सिर्फ 3 पेसर ही लेने होते हैं एंड बुमराह शायद अगर स्टार्ट नहीं कर रहे तो क्यों अर्शदीप का सेंस ज्यादा बनता है, जो कि रोहित शर्मा ने कहा है कि वो नई बॉल और पुरानी बॉल दोनों में आके बॉलिंग कर सकते हैं एंड ही कैन बी इफेक्टिव। सिराज का हमें पता है कि वो नई बॉल पे जब शाइन हट जाती है उसके बाद इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं। ना तो बॉल इतनी पुरानी हो रही है कि उस पर रिवर्स स्विंग होनी शुरू हो जाए, क्योंकि अब 2 बॉल यूज होती हैं तो 25 ओवर ही बॉल पुरानी होती है इनिंग में। तो उसके चलते हुए सिराज के इनफैक्ट जो स्टैट्स भी हैं, आई एम प्रीटी श्योर अगर हम ढूंढ के निकालेंगे तो पावर प्ले के बाद उनकी एफिकेसी कम हो जाती होगी पहले 10 ओवर के बाद। तो आई अंडरस्टैंड कि आप क्यों सिराज को नहीं लोगे, क्योंकि अगर आपको टीम में से 2 ही पेसर खिलाने हैं प्लस हार्दिक पांड्या, जिसमें से मान लो एक शमी फिक्स्ड है, तो जो दूसरे पेसर है बुमराह की जगह जो आएंगे, बुमराह डेथ में बॉलिंग करते हैं और स्टार्टिंग में भी करते हैं, तो वो वैसा बॉलर होना चाहिए। तो उस स्किल सेट में अर्शदीप अभी बेटर है सिराज से। क्वेश्चन इज अर्शदीप ने खुद ही आज तक कोई ओडीआई खेला ही नहीं है। मतलब आई थिंक टू हिज क्रेडिट थ्रू आउट 2024 उन्होंने लगातार डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेले, प्लस वो काउंटी गए थे, काउंटी में भी जाके उन्होंने खेला है एंड ही हैज हैड गुड परफॉर्मेंसेस। तो शायद उसके बेसिस पे सिलेक्टर्स ने उनको सिलेक्ट करा है। ऑल्दो अर्शदीप ने जो साउथ अफ्रीका का टूर हुआ था उसमें तो ओडीआई खेले हैं ना मेरे ख्याल से। आई एम नॉट श्योर, ज्यादा नहीं खेले। मैं एक बार साथ साथ चेक भी कर लेता हूँ, मतलब वैसे मुझे याद तो आ रहा है। जैसा भी उनका फॉर्म है, आई होप कि सिलेक्टर्स ने वही कुछ सोच समझ के ही करा है, क्योंकि जब सिराज सेलेक्ट नहीं हुए थे इट वाज टू माय सरप्राइज भाई। मुझे नहीं लगा था कि सिराज सेलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि पिछले 2-3 साल से एक खिलाड़ी जो कि लगातार आपकी टीम में बना पड़ा है, जिसको आपने मतलब लिटरली धोया है उसके है ना, मैं भूल गया था। अच्छा, 12 विकेट है, लिटरली पकड़ के रगड़ा गया है सिराज को पिछले 3 साल के अंदर। एंड 2022 के बाद से ही वाज आवर लास्ट बॉलर टू हैव आईसीसी ओडीआई नंबर 1 रैंकिंग। नहीं, बात वही है, देखो नंबर 1 रैंकिंग तो बाबर आजम ही है। तो क्या नहीं, तो आई थिंक बट सिराज ने क्वालिटी ऑपोजिशन फेस करके लिया है। अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो 2023 एशिया कप के बाद 1.5 साल हो चुके हैं। क्या वो व्हाइट बॉल में, फॉरगेट ओडीआईज, व्हाइट बॉल में वो सेम प्लेयर दिखे हमें? मतलब पॉइंट वो भी आता है ना, बट क्या उनको रेस्ट मिला जिससे वो वापस अपनी एफिशिएंसी गेन कर सके?
लगातार आपने उनको पकड़ के यूज करते गए हो एंड सही बात है। और मेरा सरप्राइज ये है कि आपने 3 साल से लगातार उसको हर सीरीज खिलाई, हर मैच खिलाया, उसके बाद एकदम से चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी इवेंट में बाहर। सही बात है, पर ये गलती आपको पहले सुधारनी चाहिए थी, या फिर अब आप कह रहे हो कि नहीं अभी तक गलती करी तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी गलती करेंगे? ऑल्दो ये मतलब अगर ये अर्शदीप वाला जो इन्होंने पासा चला है वो चल जाता है तो इट इज अ मास्टर क्लास। एक वेरिएशन भी आगे लेफ्ट आर्मर पेसर। हाँ, तो इट विल बी अ मास्टर क्लास। पॉइंट बेसिकली कि 10 से कम मैचेस खेलें यार, एक्सपीरियंस ना के बराबर ही है, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ वर्चुअल डेब्यू इन ओडीआईज। मेरा सोल्यूशन क्या था, आई थिंक दे शुड हैव गॉन विद 4 पेसर्स मोस्ट लाइकली। और इसमें मतलब अब बात भी आती है कंडीशंस क्या होने वाली हैं। कई लोग कह रहे हैं कि पेस फ्रेंडली कंडीशंस हैं, कई लोग कह रहे हैं स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होने वाली है। मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ से सीधा अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चल लेते हैं। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, ये जो हमने 4th पेसर की बात भी करी है, मतलब इफ यू एक्चुअली लुक एट इट, अभी जो ओडीआई सीरीज की जो स्क्वाड आई है उसमें हर्षित राणा को पिक करा गया सिराज के ऊपर। इसके बात कर लोगे तुम्हें करनी तो मतलब भाई एज अ 4th पेसर भी शायद आप उनको कंसिडर नहीं कर रहे। मतलब ये बात सही है कि आपको सिराज के लिए क्यों फील ज्यादा करना चाहिए अगर करना है तो, कि मैं कह रहा हूँ चलो वो 3 पेसर के कट में नहीं आ रहे चैंपियंस ट्रॉफी में, बट एज अ बैकअप 4th पेसर इन केस नीडेड उसमें भी आप सिराज को कंसिडर नहीं कर रहे, उसमें भी आप हर्षित राणा को ले रहे हो। और मतलब दिस कुड बी वेरी वेल द केस कि बुमराह शायद अवेलेबल नहीं हुआ एंड में जाके, क्या पता शमी भी ना हो। हाँ, और फिर आप हर्षित राणा को लेके आओगे तो मतलब अर्शदीप और हर्षित राणा 2 यंगस्टर्स। और प्लस मतलब हर्षित राणा का डोंट यू थिंक थोड़ा जबरदस्ती में जल्दी फास्ट ट्रैक किया जा रहा है? मतलब टेस्ट में आप ले चलो ठीक है, आपने उनको अच्छा एक्सपीरियंस दिया, आई एग्री विद दैट। T20s में आप खिलाओगे, डिजर्व्ड है उस बंदे को T20s में ही डेब्यू करना चाहिए था सबसे पहले। अब ODIs में यू आर पिकिंग हिम ओवर सिराज। अभी आपने 20-25 दिन का रेस्ट मिलेगा सिराज को आफ्टर द टेस्ट सीरीज, आई थिंक दैट इज क्वाइट इनफ। वो पहले टेस्ट में पर्थ में भी कहा था कि आकाशदीप को आईडी लेना चाहिए था, जो कि इसको बैक कर रहे थे, बट हर्षित राणा को अपने नेट परफॉर्मेंस के बेसिस पे ले लिया। नेट्स में जो परफॉर्मेंस थी, आई डेफिनेटली फील फास्ट ट्रैक तो करा जा रहा है, एंड इसमें आई एम श्योर बहुत बड़ा हाथ गंभीर का भी होगा। और सबका यही कहना होता है कि भाई नेट्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है तो इम्प्रेस कर रहा था, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब आकाशदीप ने भी बॉलिंग करी तो एज सुनील गावस्कर हिमसेल्फ सेड कि वो उतने इंप्रेसिव नहीं लगे थे। मेरा मेन इशू ये है कि आप 2 डेब्यूटेंट से, मैं अर्शदीप को डेब्यूटेंट ही मान रहा हूँ, आप क्या 2 डेब्यूटेंट से खिलाने वाले हो क्या चैंपियंस ट्रॉफी में? मतलब क्या सोच रहे हो अगर आपके 2 फ्रंटलाइन पेसर इंजर हो जाते हैं तो? माय मेन इशू इज अगर आपको 3 पेसर में नहीं लेना सिराज को तो मत लो, आई कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक यूज देयर, बट क्या आप एज अ बैकअप पेसर भी नहीं लेके चलोगे सिराज को? क्या आप उस सिराज चाहे कितना भी इनफेक्टिव हो जाए 10 ओवर के बाद, क्या आप इतना इनफेक्टिव मान लो कि उसके बाद आप सीधा हर्षित राणा को ही ले लोगे टीम में? तो वो मुझे सेंस नहीं बनाया काइंड ऑफ। आई थिंक वहां पे थोड़ा सा इनजस्टिस हुआ है सिराज के साथ। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।